तो क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को व्यतिकरण चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम व्यतिकरण चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बताने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले के 2 लेक्चर देख रखे हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे आसान भाषा में आप सभी लोगों को हम फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना बताएंगे। तो सभी विद्यार्थी भाई लेक्चर को पूरा देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके पहले की क्लासें नहीं देखें तो आप जरूर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस सेव कर दी गई हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम करते क्या, सबसे पहले फिगर को समझना पड़ेगा। मैंने आपके सामने एक यहाँ पर देख सकते हो पाइप ली है लाइन को सीधा खींचने के लिए, है ना। फिगर अच्छा बनेगा तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या आपने यंग का प्रयोग पढ़ा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, एक पर्दा ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए हमने पर्दा एल ले लिया, इसमें एक रेखा छिद्र कर दिया। मैंने क्या कर दिया भाई, एक रेखा छिद्र कर दिया और इस रेखा छिद्र का नाम दे दिया हमने एस। जब इस पर हम एक वर्णी प्रकाश को आपतित करेंगे, किस प्रकाश को आपतित करेंगे, एक वर्णी प्रकाश का मतलब एक रंग का प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश जब आपतित करेंगे तो ये एक प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। एक वर्णी प्रकाश को जब इस रेखा छिद्र पर आपतित किया जाता है तो ये सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है, यानी प्रकाश स्रोत बन जाता है और इससे द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। इससे कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा लेते हैं। ठीक है, दूसरा पर्दा कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा पर्दा आपका हो जाएगा एम। इस पर्दे का नाम हमने दे दिया एम और इस पर्दे पर हमने 2 रेखा छिद्र कर लिए। एक रेखा छिद्र हमने कर लिया S1, ठीक है, और दूसरा रेखा छिद्र हमने कर लिया S2। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिगर को पहले समझिए। S1 और S2 2 रेखा छिद्र, ये दोनों रेखा छिद्रों के जो कलांतर हैं वो बराबर हैं, इसलिए इनको हम कला संबद्ध स्रोत भी कहते हैं। ये दोनों रेखा छिद्र स्रोत S या रेखा छिद्र S से समान दूरी पर हैं, मतलब जो डिस्टेंस S1 की S से है वही डिस्टेंस S2 की S से है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जैसे हम एक वर्णी प्रकाश हम क्या करते हैं भाई, इस रेखा छिद्र पर आपतित करते हैं तो जो रेखा छिद्र S होता है ये नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है और इससे द्वितीयक तरंगाएं निकलने लगती हैं। और ये द्वितीयक तरंगाएं जैसे पर्दे M पर पहुंचती हैं तो पर्दे M पर होते हैं 2 रेखा छिद्र, एक S1 और एक S2। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत में बताया गया कि जो ये रेखा छिद्र S1 और S2 होते हैं ये नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं और इनसे द्वितीयक तरंगाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा हमारे पास और है। इस पर्दे को हम नाम दे देंगे, पर्दे का नाम क्या दे देंगे, पर्दे का नाम दे देंगे N। ये हमारे पास तीसरा पर्दा है और इसी तीसरे पर्दे पर क्या बनता है भैया, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है हमारी। दीप्त और अदीप्त क्या बनती है भाई, फ्रिंजें बनती हैं। दीप्त फ्रिंजें कब बनती हैं, जब आपकी तरंगे, दोनों तरंगे समान कला में होती हैं, अर्थात परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है तो कौन सी फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है। और अगर तरंगे जो होती है विपरीत कला में मिलती हैं तो परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, अर्थात उस स्थिति में जो पर्दे पर फ्रिंज बनती है वो अदीप्त फ्रिंज बनती है। ये पर्दा हमने ले लिया, इस पर्दे को नाम हम दे देंगे पर्दा N है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक वर्णी प्रकाश रेखा छिद्र S पर आपतित होने लगता है तो रेखा छिद्र एक प्रकाश स्रोत की बात कार्य करता है और इससे द्वितीयक तरंगाएं क्या निकलती है भाई, माध्यम में आगे बढ़ती हैं और पर्दे M पर पहुंचती है। पर्दे M पर 2 रेखा छिद्र हैं S1 और S2। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर जो रेखा छिद्र S1 और S2 हैं नए प्रकाश स्रोत की बात कार्य करने लगते हैं और उससे द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को कितना मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं। और जो पर्दे M से जो पर्दे N की दूरी है इसको कितना मान लेते हैं, कैपिटल D मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारी स्लिट S1 है या हम कह सकते हैं जो हमारे पास रेखा छिद्र S1 है इससे एक तरंग निकलती है और ये पर्दे N पर जा करके बिंदु P पर क्या होती है भाई, ऐसे पहुँच जाती है। और रेखा छिद्र S2 से एक तरंग निकलती है और ये बिंदु P पर जाकर पहुँचती है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा फिगर को, फिगर एक तो मेन है, ये बिंदु P पर पहुंच जाती है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं भाई। अब ध्यान दीजिएगा, एक रेखा छिद्र S1 से तरंग निकलती है और चलकर जाकर पर्दे N के बिंदु P पर पहुंचती है, वहां पर फ्रिंज बनाती है। ठीक है, S2 से चलने वाली जो तरंग है वो S2 से S2P दूरी तय करके पर्दे N के बिंदु P पर पहुंचती है और वहां पर फ्रिंज का निर्माण करती है। ठीक है, अब किस फ्रिंज का निर्माण करती है, दीप्त का कि अदीप्त का, वो तो अभी बात को पता चलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर हम जो सिल्टों के बीच की दूरी स्मॉल डी मानी है इसका अर्धक करेंगे और अर्धक से क्या करेंगे, एक लंबार्धक रेखा खींच देंगे यहाँ पर और ये पर्दे इनको जिस बिंदु पर काटेगी, बहुत गौर से देखिएगा, ये पर्दे को जिस बिंदु पर काटेगी, पर्दे इनको, वहाँ पर निर्माण होगा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का निर्माण। इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। और यहीं से दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाली जाती है। मान लेते हैं बिंदु P की जो दूरी है बिंदु O से वो कितनी दूरी है, x दूरी है, ठीक है। बिंदु P पर क्या होता है, फ्रिंज का निर्माण होता है। अब हम क्या करते हैं, हम जब फ्रिंज का यहाँ पर निर्माण होता है तो फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फ्रिंज चौड़ाई निकाल लेते हैं, ठीक। दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई निकाल लेते हैं और जो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आता है उस फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की मदद से हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। फिगर को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए आपके पास जो ये रेखा छिद्र S1 है, इससे चलने वाली जो तरंग है जब वो पर्दे N के बिंदु P पर पहुँचते तो ये S2 से चलने वाली तरंग की अपेक्षा कम दूरी तय करती है। S2 से चलने वाली तरंग बिंदु P पर पहुंचने में ज़्यादा दूरी तय करती है, जबकि S1 से चलने वाली प्रकाश तरंग बिंदु P पर पहुंचने में कम दूरी तय करती है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम जो हमारे पास रेखा चित्र S1 है, S1 से हम S2P पर क्या कर देते हैं, एक लंब डाल लेते हैं और इनके बीच के इनके पथों का अंतर निकाल लेने, इनके बीच हम पथांतर निकाल लेते हैं, ठीक है। S1 और S2 यहाँ पर आप सकते हैं दो रेखा चित्र हैं। S1 से चलने वाली तरंग जो है वो कम दूरी तय करती है S2 से चलने वाली तरंग की अपेक्षा। इसलिए क्या करते हैं, S1 रेखा चित्र से S2P रेखा पर एक लंब डाल लेते हैं। इस लंब को नाम दे देते हैं SA, ठीक। ये लंब जो डाला गया 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा और 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, C से P को मिला लेते हैं। C से किसको मिला लेते हैं भाई, P को, C से P को मिला लेते हैं। इस रेखा को हम मिला लेते हैं, ये भी काम आएगी, ठीक है। C से P को मिला लेते हैं। फिगर को समझ में आ रहा है कि नहीं, C से मैंने भैया P को मिला लिया। फिगर समझ गए तो मैंने कह दिया, डेरिवेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि जो ये वाली रेखा है CP, ठीक है, या PC जो रेखा है ये CO से कितने डिग्री का कोण बनाती है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। अब बहुत गौर से देखिएगा, आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, मैं उनको थोड़ा अलग अलग बना रहा हूँ। आप क्या कहोगे, आप यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है आपका ये ऐसा कुछ त्रिभुज बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला S1 और यहाँ पर S2 और उसके बाद ये A, इसमें ये कोण 90 डिग्री है कि नहीं है। और उसके बाद एक त्रिभुज और बन रहा है कुछ ऐसा त्रिभुज, अभी देखिएगा ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आप देखिए COP, ये वाला त्रिभुज आप देखिए। इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण थीटा है आपका और ये वाला कोण 90 डिग्री है कि नहीं है। ये वाला कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप पहले दिखाना है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में क्या होता है भैया, आनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप बालाजी स्टडी मोशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च कीजिए, उस पर ज्वाइन हो जाइए। ये क्लास आप जैसे ही पब्लिक हो जाएगी इसके बाद आपको PDF हम इस चैप्टर की उपलब्ध करा देंगे, ठीक। नोट से आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इस डेरिवेशन को केवल समझा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर इतनी जगह नहीं कि आप सभी लोगों को हम पूरी हिंदी लैंग्वेज भी लिख पाएँ। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए दो कसौटियाँ पूर्ण करना होगा, ठीक। तो एक कसौटी तो पूरी हो रही, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज का ये कोण मैंने थीटा माना है, तो इसमें अगर कोई एक कोण थीटा सिद्ध कर दें हम तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि जो तीनों रेखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों रेखाएं ऐसे ऐसे गई हैं, इनको मान के चलते हैं कि ये परस्पर एक बिंदु पर जाकर न मिल करके ये परस्पर समांतर जा रही हैं। अब ये समांतर जाएंगे तो ये आधार से बराबर डिग्री का कोण बनाएंगे कि नहीं, यहाँ से भी कोण थीटा बनाएंगे, यहाँ से भी कोण, यहाँ से भी कोण थीटा, ठीक है। अगर ये समांतर हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये समांतर हैं, तो बराबर कोण बनाएंगे कि नहीं। तो अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ से ये वाला एंगल देखिएगा, ये भी तो थीटा कोण बनेगा। कहोगे जी बिल्कुल थीटा कोण बनेगा। और अगर ये थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल सभी लोग बता सकते हो इस त्रिभुज में S1 S2 इस त्रिभुज में ये 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 है
ठीक, और इतना थीटा है तो ये इतना कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा ही बचेगा। और इस त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण तो 90 पहले से ही क्योंकि लंब डाला गया है, तो अगर ये 90 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आप कहोगे थीटा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखो ये थीटा होगा तभी थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस 90 आप जोड़ के देख लीजिए, थीटा थीटा कैंसिल, 180 आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जब ये कोण मैंने थीटा माना, ठीक, ये थीटा होगा ही क्योंकि हमने इन तीनों भुजाओं को समांतर माना, तो बराबर संगत कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के, तो ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा ये 90, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण कितना आ जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये छोटा वाला त्रिभुज है, इस कोण का मान थीटा हो गया, इसमें इस वाले त्रिभुज का मान कितना हो गया, थीटा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास छोटा वाला त्रिभुज है और जो ये हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज के भैया समरूप हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहीं से लिखना शुरू करते हैं, बाकी बातें आप सभी लोग लिख लेना नोट्स में देख करके, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भाई, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, कौन सा त्रिभुज, आप कहोगे त्रिभुज S1S2A या S1A/S2, ठीक है, S1A/S2। ए को इसलिए हमने बीच में लिखा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। और अगर दूसरा त्रिभुज देखें तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला COP या POC, त्रिभुज POC क्या है भैया, समरूप है। अब आपको ये नहीं दिखाना कि कैसे समरूप है, लेकिन पता होना चाहिए समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में कैसा संबंध होता है, आप कहोगे आनुपातिक संबंध होता है। अर्थात इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, अगर इस वाले त्रिभुज की भुजा हम S2A ले रहे हैं और बटे में S1S2 ले रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने इस वाले त्रिभुज का पहले लंब लिया, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। तो इस वाले त्रिभुज में कोण के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये लंब हमारा कितना भैया, PO, ये PO है, ठीक है, ये C था, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, PO, क्योंकि पहले मैंने लंब लिया है, ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में लंब लिया है, तो इस वाले त्रिभुज में लंब ये होगा। फिर बटे में कितना लिया, S1S2, S1S2 जो भुजा है वो 90 डिग्री के सामने की भुजा है जो कि कड़ है, तो इस वाले त्रिभुज में कड़ क्या हो जाएगी भैया, PC हो जाएगी। 90 डिग्री ये कोण है तो कड़ यही तो हो जाएगी, PC लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको CO की वैल्यू पता है ना कि PC की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में देखिए तो S1S2 बहुत छोटी दूरी है, और इस त्रिभुज में अगर बात करें तो PC बहुत बड़ी दूरी है। तो बड़ी दूरी है तो हम क्या करेंगे, इस PC दूरी को लगभग हम मान के चलेंगे CO दूरी के, क्योंकि CO का मान पता है, ठीक है। तो लिखेंगे यदि PC की वैल्यू लगभग बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, इस PC दूरी की वैल्यू बराबर हो जाए लगभग CO दूरी के बराबर, तब यहाँ पर क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा S2A बटे में S1S2 बराबर, हम पहले पथांतर निकाल लें तरंगों के बीच का, ठीक है ना। S2A बटे में S1S2 बराबर PO और बटे में PC किसके बराबर हो जाए, CO के। अब देखिए मान रख देंगे, S2A क्या है, S2A दोनों तरंगों के बीच का पथांतर है। S2A ये वो दूरी है जो कि तरंग दूसरी वाली तरंग ज़्यादा तय करती है, ठीक है। अर्थात इन दोनों तरंगों के पथों का ये अंतर है, ठीक है। लंब डाल दिया तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो ये पथों का अंतर ही तो बचा, तो ये पथांतर हो जाएगा S2A। S1S2 क्या है, S1S2 का सेल्टो के बीच की दूरी स्मॉल d है, S1S2 बराबर PO की अगर बात करें तो P यहाँ पर है, O यहाँ पर है, तो O क्या, केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ पर फ्रिंज की दूरी आपकी PO हमने x मानी है, बटे में CO की अगर बात करें तो CO पर्दे के बीच की दूरी को हमने कैपिटल D से लिखा है। अर्थात हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा पथांतर आ जाएगा S2A, ये D उधर चला जाएगा, XD अपान में कैपिटल D, ये दो तरंगों के बीच का पथांतर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस केंद्रीय फ्रिंज से आपको दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक निकालना है। केंद्रीय फ्रिंज से जो अदीप्त फ्रिंज बन रही उसकी दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है। जब तक आप ये व्यंजक नहीं निकाल पाओगे, दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, तब तक उनके बीच की आप चौड़ाई नहीं निकाल सकते हो, यानी फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई आप नहीं निकाल सकते हो। तो हमने पथांतर निकाल लिया, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, की दूरी का व्यंजक कैसे निकालेंगे,
देखिए मैंने आपको बताया है कि जो दीप्त फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज का निर्माण कब होता है? जब तरंगे समान कला में मिलती हैं। समान कला में मिलने का मतलब परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है कि नहीं होती? और मैंने आपको बताया था कि जब परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है तो दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, यानी संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण का जो पथांतर था वो हमारा एम लैम्डा था, याद है? जहाँ पर एम की वैल्यू कितनी थी? 0, 1, 2, यही तो थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है तो लिखेंगे अधिकतम तीव्रता के लिए, क्योंकि जब दीप्त फ्रिंज बनती है तो तीव्रता क्या होती है? अधिकतम। अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए जो हमारा पथांतर होता है वो भैया आपका क्या होता है? पथांतर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि हमारा होता है एम लैम्डा। होता है कि नहीं होता है? अर्थात जो मैंने यहाँ पर तरंगों के बीच का पथांतर निकाला है H2A, मतलब आया है XD/D, इसको हम बराबर दिखा देंगे एम लैम्डा के। अगर हमको दीप्त फ्रिंजों की दूरी निकालना है केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एम की वैल्यू मैंने लिखी थी वो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ये वैल्यू रखी थी कि नहीं? तो हमको क्या चाहिए? एक्स दूरी चाहिए। एक्स दूरी क्या है? केंद्रीय फ्रिंज से फ्रिंज की दूरी, जहाँ ये जो केंद्रीय फ्रिंज है इससे उस फ्रिंज की दूरी। अगर हम दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालें तो दीप्त फ्रिंज की दूरी, अगर अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालें तो अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? दीप्त फ्रिंज की दूरी, अर्थात केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी यहाँ पर एक्स कहलाएगी। एक्स का मान निकालेंगे तो डी उधर चला जाएगा, एम कैपिटल डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी बटे में आ जाएगा। ये जो सूत्र आया है ये केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक आया है। इस सूत्र में जब m का मान आप 0 रखोगे तो आप देखिए m बराबर जैसे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, और m का मान 0 आ जाएगा, मतलब जो पहली दीप्त फ्रिंज होगी वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी। समझ पा रहे हो ना? अगर m का मान x का मान 0 आ गया, x का मतलब दूरी जो है वो 0 है, 0 का मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी। अच्छा, m बराबर जब 1 रखेंगे तो m बराबर 1 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी पता चलेगी, ठीक है। ऐसे ही तो फ्रिंजें बनेंगी, ऐसे 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 फ्रिंजें बनेंगी कि नहीं? तो ये मान लो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, तो अगर m का मान 1 रखेंगे तो ये वाली आपको पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी पता चल जाएगी। m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक। m बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और हमको चौड़ाई निकालना होगा तो क्या कर देंगे? इससे और इसको माइनस कर देंगे, तीसरी वाली को दूसरे वाले से माइनस कर देंगे, या दूसरी वाले को पहले वाले से माइनस कर देंगे। बस हमको दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी पता चल जाएगी, और इसी को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। तो पहले हम दीप्त दूरी का व्यंजक तो निकालें, तो मैंने निकाल लिया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से। क्या किया भैया? मैंने दूरी का व्यंजक निकाला, x बराबर एम डी लैम्डा अपान में डी आया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे इस सूत्र में m बराबर 0 रखने पर, m बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलती है आपको। कौन सी फ्रिंज मिलती है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलती है, फ्रिंज की स्थिति, ठीक है। और m बराबर 1 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलती है, पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति, पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति। कॉपी पेन उठा लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती है। पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगी। इसी तरीके से m बराबर 2 लिखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगी, लिखेंगे डॉट 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 प्राप्त होती है। m बराबर 2 लिखोगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अब आगे क्या करेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, ठीक है। लिखेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, इसको रफ कर दें, इस फिगर को आप बना लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा प्लेस है नहीं, इसी से काम चलेगा हमारा, तो इसको रफ कर देते हैं हम, ठीक है। इस प्रकाश स्रोत को हम यहाँ पर बना देते हैं, मान लो जो यहाँ पर प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, शॉर्ट में समझने के लिए। तो केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, अगली हेडिंग रहेगी अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, दूरी का व्यंजक। अदीप्त फ्रिंज की दूरी का अगर व्यंजक हमें निकालना है तो क्या करेंगे? अदीप्त फ्रिंज कब बनती है? मैंने आपको बताया था कि जब तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात जो तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? मिनिमम होगी। और जब परिणामी तीव्रता मिनिमम होती है तो मैंने कहा था पथांतर कितना होता है? याद कीजिए, मैंने कहा था 2m-1 इंटू λ/2 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः न्यूनतम तीव्रता के लिए, अदीप्त फ्रिंज का मतलब क्या है? न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए
न्यूनतम तीव्रता के लिए हम जानते हैं कि जो ये हमने पथांतर निकाला था एस तरंगों के बीच का XT/D, ये किसके बराबर हो जाएगा? न्यूनतम तीव्रता के लिए पथांतर होता है 2m-1 इंटू में λ/2, होता है कि नहीं? और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब m का मान 1 रखेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज की वैल्यू आएगी, m बराबर 2 रखेंगे तो पहली केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी आ जाएगी। ठीक, तो दूरी क्या है? x ही तो है, तो x का मान निकालेंगे तो d ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 2m-1 कैपिटल D लैम्डा बाई कितना हो जाएगा 2, और ये d बटे में आ जाएगा। तो ये जो सूत्र आया है ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से या केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक आया है। इस सूत्र में नीचे लिख लीजिएगा, इस सूत्र में हम क्या करेंगे? m बराबर 1 है ना, m बराबर 1 रखने पर पहली अदीप्त फ्रिंज मिलती है, पहले अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलती है कहाँ से? केंद्रीय फ्रिंज से। पहले अदीप्त फ्रिंज की स्थिति m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 पर दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलती है, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलती है, फ्रिंज की स्थिति डॉट डॉट। इसी तरीके से हम बराबर 3 रखेंगे तो हमको तीसरी मिल जाएगी, प्राप्त होती है। 4 रखेंगे तो चौथी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब हम फ्रिंज चौड़ाई बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? फ्रिंज चौड़ाई। तो चलिए अगली हेडिंग डालेंगे फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है ना। इस फिगर को हम रफ कर दें, बताइए किसी को कोई समस्या? इस फिगर को हम रफ कर दें भैया, ठीक, ओके। इस फिगर को हम रफ किए दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम रफ नहीं करेंगे तो आगे हम आपको बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो फिगर को आप समझ लीजिएगा अपने दिमाग में अब बहुत अच्छी तरीके से। अगली हेडिंग आपको लगाना है फ्रिंज चौड़ाई। हेडिंग लगाइए फ्रिंज चौड़ाई। पहले तो आप परिभाषा लिखिए, हम बोले दे रहे हैं। परिभाषा क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई की? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, मान लो ये फ्रिंज है अदीप्त, ये एक अदीप्त फ्रिंज बन रही है, फिर एक अदीप्त फ्रिंज बन रही। यंग के प्रयोग में मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था कि एक दीप्त फ्रिंज के बाद तुरंत एक अदीप्त फ्रिंज बनती है। अगर मान लो ये हमारी अदीप्त फ्रिंज है, ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज है, तीसरी अदीप्त फ्रिंज है, चौथी अदीप्त फ्रिंज है, पांचवी अदीप्त फ्रिंज और बीच में दीप्त फ्रिंज बन रही, तो चाहे हम इन दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें तब भी फ्रिंज चौड़ाई आएगी, चाहे हम इन दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें तब भी हमारी क्या आ जाएगी? फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। चाहे आप क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो, चाहे दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो, वो क्या कहलाएगी? आपकी फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, तो हम मानेंगे यहाँ पर कि माना MV, ठीक है, क्या लिखोगे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माना MV तथा M+NV, मतलब जैसे मान लीजिए हम दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी मान रहे हैं, तो इसके बाद तीसरी वाली एक जोड़ करके, तभी तो तीसरी वाली दूरी से दूसरी वाली दूरी को घटाएंगे तभी तो फ्रिंज चौड़ाई आएगी। तो MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्रमशः XM तथा XM+1 हो तो फ्रिंज चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, तो जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी, अभी मैंने बताया कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत अदीप्त अथवा दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है। तो मैंने क्या बताया, जैसे पर्दे पर ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, यहाँ पर O पॉइंट था, इससे यहाँ पर MV, ध्यान दीजिएगा, MV यहाँ पर दीप्त फ्रिंज मिलती है, तो M+1V दीप्त फ्रिंज कहाँ मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी। तो अगर ये दूरी को हमने XM+1 माना है और इस दूरी को हमने XM माना है, तो बड़ी वाली दूरी से अगर छोटी वाली दूरी घटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी और ये डिस्टेंस कहलाएगी दो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है,
या अदीप्त के लिए भी आप निकाल सकते हो, तो अदीप्त वाला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक वही आएगा। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक्स बड़ी दूरी से x m+1 से हम xm को घटा देंगे। ठीक है, तो हमको दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी पता चल जाएगी और वही फ्रिंज चौड़ाई होती है। फ्रिंज चौड़ाई को हम W से प्रदर्शित करते हैं। xm+1, हम दीप्त फ्रिंज की बात किए तो दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी का व्यंजक आया था x बराबर md+/d। तो m+1 का मान कितना हो जाएगा, इसी सूत्र में रख दीजिए, तो m+1 d लैम्डा अपान में स्मॉल d। तो देखिए दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का व्यंजक आया था वो m d लैम्डा अपान में d आया था। अब m के स्थान पर केवल m+1 हो गया, तो m के स्थान पर m+1 रख देंगे, माइनस लगाएंगे xm, तो यही वैल्यू रखेंगे m d लैम्डा अपान में कितना हो जाएगा, स्मॉल d। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा m d लैम्डा अपान में d। देखिए इसका गुणा करोगे फिर +1 से मल्टीप्लाई करोगे, d लैम्डा अपान में d माइनस m d लैम्डा अपान में d। आप देखिए ये माइनस का प्लस का आपका जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका हो गया जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो w बराबर आ गया d लैम्डा अपान में स्मॉल d। और जो ये व्यंजक आया है यही भैया फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। यही क्या है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। मैंने क्या कहा, चाहे आप दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लो और चाहे दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लो, वही फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। देखिए मैंने दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल के बताया है, आप अदीप्त फ्रिंजों के बीच की अंतर निकालोगे तब भी आपको फ्रिंज चौड़ाई मिल जाएगी, अर्थात ये सूत्र लगा करके। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हमसे ये नहीं कहिएगा क्योंकि अब ये पूरा हो चुका है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। थोड़ा सा मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं हल्का सा, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या कहा कि क्रमागत अदीप्त चाहे ले लीजिए चाहे दीप्त, तो मैंने दीप्त लेकर इसका व्यंजक निकालना बताया, आप अदीप्त लेकर भी निकाल लोगे। अदीप्त जब मानोगे तो आप मानोगे कि माना mv तथा m+1v अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी है xm और xm+1 हो, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी xm+1 माइनस xm। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है m+1 मतलब उसके आगे, और m मतलब उसके एक स्टेप पीछे। ठीक है, ऐसे जैसे फ्रिंजें बन रही हैं ऐसे, तो xm+1 मतलब ऊपर वाली ये वाली डिस्टेंस दी गई और xm का मतलब ये वाली डिस्टेंस दी गई। अब आप इसके बीच की यही डिस्टेंस, यही तो कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई, तो बड़ी वाली से ये डिस्टेंस माइनस करोगे ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, इसी को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो अदीप्त की बात हुई तो अदीप्त वाला सूत्र लगा दीजिए। अदीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र क्या था, 2m-1। तो देखिए 2m के स्थान पर अब आपको रखना है m+1 फिर -1। ठीक, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और उसके बाद d लैम्डा अपान में कितना है, स्मॉल d। तो ये xm+1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिएगा फिर माइनस xm की वैल्यू यही हो जाएगी 2m-1 और ये हो जाएगा d लैम्डा अपान में 2d यहाँ पर भी आई बात समझ में। इसको सॉल्व करोगे तब भी यही व्यंजक आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल रहे हो, तो चाहे दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो और चाहे दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो, वो आएगी फ्रिंज चौड़ाई ही। तो चलिए निकाल लेते हैं w बराबर। देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2m प्लस का 2 माइनस का 1 और d लैम्डा अपान में कितना हो जाएगा 2d माइनस का 2m माइनस का 1 d लैम्डा अपान में कितना हो जाएगा 2d। देखिए ये आपका आ जाएगा 2m+1 कितना आएगा 2m, 2 से 1 जाएगा 1 और ये हो जाएगा d लैम्डा अपान में कितना भाई 2d। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का 2m-1 d लैम्डा अपान में कितना हो जाएगा 2d। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m d लैम्डा अपान में 2d, d लैम्डा का गुणा अंदर से करेंगे फिर ये हो जाएगा d लैम्डा अपान में 2d, फिर माइनस लगाएंगे ये हो जाएगा 2m d लैम्डा अपान में 2d, d लैम्डा का अंदर से गुणा करेंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा d लैम्डा अपान में भैया 2d। देखिए ये और ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई हम निकाल रहे हैं w बराबर, यहाँ पर देखिए इन दोनों का हर सेम है तो हम 2d ले लेंगे, हर एक हर ले लेंगे। d लैम्डा आपका हो जाएगा 2d लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप देखिए w बराबर आ गया d लैम्डा अपान में d। तो मैंने जब दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाली तब भी फ्रिंज चौड़ाई यही आई, और जब मैंने दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाली तब भी यही आई।
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अर्थात हम कह सकते हैं कि चाहे दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें और चाहे दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें, वही हमारी भैया फ्रिंज चौड़ाई होती है। और उम्मीद है कि सभी को फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालना आ गया होगा। इसकी भैया PDF चाहिए आप सभी को, है ना, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा बालाजी स्टडी मोशन और चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वैसे तो आप लिख सकते थे, इतना तो मैंने बोल ही दिया, अगर आप पेन लेकर बैठे होंगे तो लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।